हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर को कवर करते हैं जो आपको अक्सर प्रॉब्लम देता है और उसे शॉर्ट में हम एक समरी में पूरा डिस्कशन करेंगे और हम लोग सेक्शन वाइज स्टडी करेंगे ताकि आपके दिमाग में पूरे के पूरे चैप्टर का एक इमेज बन जाए। ठीक है ना? और वो चैप्टर कौन सा है, गेस करिए। वो चैप्टर है आपका प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस को हम लोग कवर करेंगे सेक्शन वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस चैप्टर को कंपनीज एक्ट में कहां रखा गया है, तो कंपनीज एक्ट में ये आता है थर्ड पोजीशन पे। ये थर्ड पोजीशन पे चैप्टर नंबर 3 होता है, जिसका पूरा नाम है प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है ना, ये पूरा नाम है। चैप्टर 3 कुल मिलाकर के कितने 29 चैप्टर्स होते हैं आपके कंपनीज एक्ट में, और उसमें तीसरे स्थान पर आता है आपका प्रॉस्पेक्टस। इस चैप्टर को 2 पार्ट में बांटा गया है। अगर हम देखें तो इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में बांटेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 है आपका सेक्शन 23 टू सेक्शन 41। सेक्शन 23 टू सेक्शन 41 पार्ट 1 में कवर होता है और सेक्शन 42 पार्ट 2 में कवर होता है, एक अकेला सेक्शन। हम लोगों ने इन सेक्शंस को डिटेल में डिस्कशन किया है अपने लेक्चर्स में। यहाँ हम शॉर्ट में आपको रिवीजन के लिए प्रेफर कर रहे हैं कि इन चीज़ों को आप पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं, उससे फायदा मिलेगा आपको। सेक्शन 23 टू 41, इसमें जो बात होगी पार्ट 1 में, वो आपकी पब्लिक ऑफर से रिलेटेड बातें होगी। किससे? पब्लिक ऑफर। पार्ट 2 की अगर बात करें तो पार्ट 2 बात करता है प्राइवेट प्लेसमेंट की। प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करता है। ठीक है, सेक्शन 42। तो इसका मतलब पार्ट 2 सेक्शन 42 डील करता है किससे? प्राइवेट प्लेसमेंट से। ठीक है ना? चलिए, एक आइडिया मिल गया आपको। अब आइए जरा, सेक्शन 23 क्या है? सबसे पहले अगर सेक्शन 23 की हम बात करें तो सेक्शन 23 कहता है पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट की। क्या बोलता है? पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक ऑफर कहते किसे हैं? तो पब्लिक ऑफर का सिंपल सा मतलब होता है जो ऑफर पब्लिक को किया जाता है, मींस पब्लिक को इनवाइट किया जाता है कंपनी के शेयर्स और सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए, तो सेक्शन 23 उसको डील करता है। ठीक सर, प्रॉस्पेक्टस को कहां डिफाइन किया गया है? बच्चे भूल कर देते हैं कि प्रॉस्पेक्टस के चैप्टर में हम प्रॉस्पेक्टस को डिफाइन कर लेंगे। जी नहीं, प्रॉस्पेक्टस के लिए डेफिनेशन बनी हुई है सेक्शन 2 आप लोगों ने याद करने के लिए मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने प्राइवेट कंपनी पढ़ा है सेक्शन 268, प्रमोटर पढ़ा है 269 और प्रॉस्पेक्टस है सेक्शन 270। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 271 में आपको पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है ना? तो चलिए, प्रॉस्पेक्टस हो गया 270 में। पब्लिक ऑफर सेक्शन 23 क्या कहता है? 23 कहता है पब्लिक ऑफर के बारे में। पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। चलिए, ये पब्लिक ऑफर प्राइवेट प्लेसमेंट क्या बताएगा? सिंपल सा यही बताता है कि पब्लिक कंपनी कहां से सिक्योरिटी इश्यू करके पैसे इकट्ठा कर सकती है और प्राइवेट कंपनी कहां से पैसे इकट्ठा कर सकती है। तो पब्लिक कंपनी के लिए अलाउ है कि पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर के लिए जा सकती है, मतलब प्रॉस्पेक्टस इश्यू करके पैसे ले सकती है, राइट शेयर बोनस शेयर इश्यू कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू पैसे ले आ सकती है। और ये जो तरीके हैं वो पब्लिक कंपनी के हैं। प्राइवेट कंपनी के पास पब्लिक ऑफर का रास्ता नहीं होता, बाकी रास्ते होते हैं, जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू प्राइवेट कंपनी जा सकती है, राइट इश्यू के थ्रू जा सकती है और बोनस वगैरह इश्यू करके ये काम कर सकती है। ठीक है सर, सेक्शन 24 क्या है? सेक्शन 24 बात करता है सेबी के पावर की। पावर ऑफ सेबी मतलब अगर हम बात करें प्रॉस्पेक्टस की, तो प्रॉस्पेक्टस कौन सी कंपनी जारी करती है? पब्लिक कंपनी इश्यू करती है।
तो अगर कोई कंपनी जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में या इंटेंडेड टू बी लिस्टेड है, इंटेंशन है उसका लिस्टिंग करवाने का, तो उन पे ऐसी कंपनीज पे जो रेगुलेशन होते हैं वो सेबी के रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। तो सेबी के पावर की बात हो रही है सेक्शन 24 में। सर सेक्शन 25 क्या कहता है? सेक्शन 25 कहता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल के लिए अगर कोई डॉक्यूमेंट ले आते हैं मार्केट में, तो उसके लिए जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, जो भी डॉक्यूमेंट यूज करते हैं हम, उसे हम प्रोस्पेक्टस मान लेते हैं। इसमें इशू हाउस, ध्यान से सुनिएगा, इशू हाउस का केस होता है कि अगर हम मार्केट में, कंपनी डायरेक्टली नहीं आना चाहती तो इनडायरेक्टली इशू हाउस के थ्रू अगर मार्केट में आ रही है, तो वो इशू हाउस जो भी ऑफर डॉक्यूमेंट लेके आएगा उसे हम प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। तो ये बात करता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस की, ठीक है सर, समझ में आई बात। सेक्शन 26 की अगर बात करें तो सर ये क्या कहता है? ये प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स की बात करता है कि क्या क्या चीजें प्रोस्पेक्टस में होती हैं, कौन कौन सी बातें लिखी होती हैं। बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट होती है, उसमें हर तरह से हर बातें, जो भी मटेरियल फैक्ट्स होते हैं या जो रिलेवेंट बातें होती हैं, वो प्रोस्पेक्टस में दी गई होती हैं। तो सेक्शन 26 आपका इस पे डील कर रहा है, ठीक। चलिए सेक्शन 27 क्या है? सेक्शन 27 बताता है अगर कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का जिक्र किया गया है या कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, अगर उसमें कोई वेरिएशन होता है, कोई चेंजिंग ले आती है कंपनी, तो सेक्शन 27 में दी गई प्रोविजन के हिसाब से ही वो चेंजिंग ला सकते हैं, वो वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है। सेक्शन 27 क्या है? वेरिएशन इन कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी और प्रोस्पेक्टस, ठीक है। कंपनी या प्रोस्पेक्टस में दिए गए ऑब्जेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन ले आना डील करता है सेक्शन 27 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सेक्शन 28 क्या है? फटाफट सेक्शन 28। सेक्शन 28 डील करता है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक बार और नाम लिया है। सेक्शन 28 डील करता है ऑफर फॉर सेल। अगर कोई पर्सन प्रमोटर हो या कोई शेयर होल्डर है और वो अपने शेयर्स को कंपनी के थ्रू मार्केट में या पब्लिक में बेचना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए वो अगर अपने शेयर्स को ऑफर कर रहा है फॉर सेल टू द कंपनी, मतलब अपने शेयर्स को कंपनी के थ्रू वो मार्केट में बेच रहा है, तो सेक्शन 28 डील करेगा उससे, ऑफर फॉर सेल के लिए, ठीक है ना, पक्का है? हाँ सर। सेक्शन 29 क्या है? सेक्शन अगर 29 की बात करें तो 29 बताता है डीमैटेरियलाइज फॉर्म की, मतलब जो भी आप शेयर्स वगैरह सिक्योरिटीज मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो कुछ क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज जो होती हैं उनको क्या करना है, उनको डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में अपने शेयर्स को इश्यू करना है, ठीक है ना। तो डीमैट फॉर्म की बात करता है 29, ठीक है सर। सेक्शन 30 क्या कहता है? सेक्शन 30 कहता है एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर आप प्रोस्पेक्टस का एडवर्टीजमेंट करते हैं, मार्केट में प्रोस्पेक्टस ले आ रहे हैं, उसका एडवर्टीजमेंट लेके आ रहे हैं, तो कुछ एक बातें प्रोस्पेक्टस की एडवर्टीजमेंट में आपको बतानी होती हैं, तो उसकी बात करता है सेक्शन 30। जैसे कहता है कि एडवर्टीजमेंट अगर आप कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस का, तो उसमें आप अपने शेयर कैपिटल के बारे में दिखाइए, अपने ऑब्जेक्ट के बारे में बताइए, कौन कौन लोग सब्सक्राइबर हैं उनके नाम के बारे में बताइए। तो ये सारी चीजें उस एडवर्टीजमेंट में होनी चाहिए, ये सिंपल सी बात है, ठीक है, बिल्कुल सर। सेक्शन 31 की अगर बात करें तो हम एक काम करते हैं, 25 के साथ 3 सेक्शन जोड़ेंगे, सेक्शन 31, सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33। सुनिएगा ये क्या है? सेक्शन 25 मैंने बताया था ना, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अब देखिए ये 3 जो सेक्शंस हैं ये भी प्रोस्पेक्टस के ही बारे में बात करते हैं। तो 4 सेक्शन 25, 31, 32, 33 ये 4 सेक्शंस टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस में आ गए, कवर हो गए। सेक्शन 31 क्या है? ये बात करता है आपकी सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में। किसके? सेक्शन 31 डील करता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में, कि कुछ एक क्लास ऑफ कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्हें बार बार रिपीटेटिव वे में
अपने शेयर्स इश्यू करने रहते हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट तैयार करती हैं, जो प्रोस्पेक्टस तैयार करती हैं, तो उनको एक एग्जेम्पशन मिलती है, वो फायदा मिलता है कि वो बार बार इश्यू नहीं करेंगी, और उसी प्रोस्पेक्टस को हम लोग सेल्फ प्रोस्पेक्टस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक बार बन गया, 1 साल की वैलिडिटी पीरियड उसको मिल जाएगी, वो टाइम टू टाइम उसको आप इश्यू करते रहिए, और उसके साथ साथ जो चेंजेस आते हैं उसके लिए हम एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार करते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। सर सेक्शन 32 क्या है? 32 बात करता है रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस की। किसकी बात करता है? सेक्शन 32 बात करता है रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस। और रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है सर? तो रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस बिल्कुल प्रोस्पेक्टस की तरह होता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसमें 2 बातें मिस होती हैं। और वो 2 बातें क्या मिस होती हैं? तो क्वांटम एंड प्राइस। क्वांटम एंड प्राइस, क्वांटम का मतलब क्वांटिटी नहीं होती, और कितनी प्राइस पे वो इश्यू हो रहा है वो नहीं होता। तो रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस में ये 2 इंफॉर्मेशन छोड़ करके सारी इंफॉर्मेशन रहती है, इसलिए इसको रेड एरिंग बोला गया। और रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस के बाद जस्ट कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस लेके आती है, और उनमें ये दोनों बातें इंक्लूड रहती हैं नए वाले प्रोस्पेक्टस में। ठीक है ना, और ये बुक बिल्डिंग के लिए, किसके लिए? बुक बिल्डिंग के लिए हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं इसका। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के लिए ये रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस ज्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है ना, चलिए सेक्शन 33 क्या है सर? ये है, अगर सिंपली अगर बोलें तो 33 अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस की बात करता है, लेकिन सेक्शन 33 में अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस को डिफाइन नहीं किया गया। अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस के लिए सेक्शन 2(1) में डिफाइन किया गया है कि अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस होता क्या है, लेकिन उसका रिलेवेंस दिया गया है सेक्शन 33 में। और वो क्या दिया गया है कि अगर कोई भी शेयर्स मार्केट में लेके आना है, तो उसके साथ साथ वो कोई भी एप्लीकेशन ऑफर दिया जा रहा है, तो उसके साथ साथ कंपनी एक समरी, प्रोस्पेक्टस की एक छोटी सी समरी बना करके, अब चूंकि प्रोस्पेक्टस 400-500 पेज का होता है, तो एक छोटी समरी के रूप में दे दिया जाएगा, और वो हर एक एप्लीकेशन के साथ दिया जाएगा। ठीक है ना, उसे ही अब्रीज प्रोस्पेक्टस कहते हैं, इसीलिए सेक्शन 33 में ही उसको क्या कर दिया गया है? अटैच कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 4 तरह के प्रोस्पेक्टस 25, 31, 32, 33। 25 डीन प्रोस्पेक्टस, 31 सेल्फ प्रोस्पेक्टस, 32 क्या है? बोलिए, रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस। 33 आप अब्रीज प्रोस्पेक्टस समझ सकते हैं, लेकिन अब्रीज प्रोस्पेक्टस को डिफाइन कहां किया गया है? सेक्शन 2(1), सबसे पहला सेक्शन। ठीक है सर, हाँ 33 तक हम लोग पहुंच गए। अगर सेक्शन 34 की बात करें, सेक्शन 34 की बात करें, ये किसकी बात करता है सर? ये बात करता है क्रिमिनल लायबिलिटी की। क्रिमिनल लायबिलिटी की बात कर रहा है। और क्रिमिनल लायबिलिटी मतलब अगर कोई मिस स्टेटमेंट या रॉन्ग फैक्ट डिस्क्लोज किया जाता है, या कोई मैटेरियल फैक्ट है और उसे छिपाया जा रहा है प्रोस्पेक्टस में से, तो डेफिनेटली आपके ऊपर सेक्शन 34 की क्रिमिनल लायबिलिटी इंपोज हो जाएगी, और आपके ऊपर फाइन और इम्प्रिजनमेंट, जो कंपनी के डायरेक्टर होंगे, एक्सपर्ट्स वगैरह होंगे, जो लोग भी होंगे जो उसको बनाने के लिए ऑथराइज थे, तो उनके ऊपर और कंपनी के ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी, उनको पनिशमेंट मिलेगी। और साथ ही साथ एक और सेक्शन है, सेक्शन 35। ये सेक्शन कहता है सिविल लायबिलिटी। क्रिमिनल के साथ साथ सिविल लायबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो सेक्शन 35 किसकी बात कर रहा है? सिविल लायबिलिटी की बात कर रहा है। मींस आपके ऊपर सिंपल लायबिलिटी डाली जाएगी कि जो आपने गलत फैक्ट दिए हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन दिया है प्रोस्पेक्टस में, उसके लिए आपकी जिम्मेदारी होती है। जो भी नुकसान होंगे वो भरपाई कौन करेगा? जो लोग उसको बनाने में यूजफुल थे। ठीक है, और कंपनी के ऊपर भी लायबिलिटी आएगी। तो 2 तरह की लायबिलिटी, 34, 35 की लायबिलिटी क्या हो गई? 34 क्रिमिनल लायबिलिटी, 35 सिविल लायबिलिटी। ठीक है सर, हो गया। सेक्शन 36 क्या है? सेक्शन 36 कहता है कि अगर किसी पर्सन को फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस किया जा रहा है टू इन्वेस्ट मनी, सेक्शन 36 क्या है? सेक्शन 36 है कि अगर किसी पर्सन को फ्रॉडुलेंटली गलत तरीके से इंड्यूस किया जा रहा है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसके लिए पनिशमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो सेक्शन 36 क्या है? पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी। ठीक, तो याद कर लीजिए, 35 हो गया। 36 क्या है? फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी।
ठीक है। सेक्शन 37 क्या है सर? 37 बात करता है कि एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन, जो लोग भी अफेक्टेड होते हैं उनके द्वारा क्या एक्शन लिया जा सकता है, उसकी बातें सेक्शन 37 में बताई गई है। ठीक है, चलिए अगर हम सेक्शन 38 की बात करें तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है 38, जो पर्सोनेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पर्सोनेशन। तो सेक्शन 38 क्या है? पर्सोनेशन। पर्सोनेशन का मतलब क्या है? अगर आप पर्सोनेशन के थ्रू किसी को शेयर्स या सिक्योरिटीज, मतलब एक ऐसी चीज जो फिक्टिशियस नाम में से क्रिएट होती हैं, उसे हम पर्सोनेशन कहते हैं। ठीक है, तो 38 में वो डील होती है। ठीक है सर, 38 हो गया। अगर हम बात करें सेक्शन 39 की तो क्या बताता है वो? सेक्शन 39 आपका थोड़ा सा अब अलग हो जाता है। ये अब अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी की बात करना शुरू कर देता है। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है ना। तो सेक्शन 39 क्या है? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी की बात करता है कि अगर सिक्योरिटीज को अलॉट किया जा रहा है तो उसकी क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं और उन प्रोविजंस में क्या क्या बातें हैं, कैसे अलॉटमेंट होगा, क्या प्रोसीजर होता है अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें 39 में देखी जाती हैं। ठीक है, अब सुनिए जरा, सेक्शन 40 क्या है? सेक्शन 40 कहता है कि वो सिक्योरिटीज, प्रोविजन दिया गया है फॉर सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट इन स्टॉक एक्सचेंज, मतलब सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज में डील करने के लिए परमिशन होनी चाहिए, इसके बारे में प्रोविजन होता है सेक्शन 40 में। तो सेक्शन 40 किससे रिलेटेड है? सिक्योरिटीज टू बी डील्ड इन स्टॉक एक्सचेंजेस। ठीक है, और सर हमारा सेक्शन 41 क्या है? तो सेक्शन 41 है आपका, ये कहता है, बहुत बढ़िया सेक्शन है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट की बात करता है आपका सेक्शन 41। और सेक्शन 42 आपको मैंने बता ही दिया, पार्ट 2 है, प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करता है। और ये टोटल हो गया आपका प्रोस्पेक्टस चैप्टर से रिलेटेड एक समरी फॉर्मेट। ठीक है ना। चलिए, तो मैंने आपको एक चैप्टर अभी करा दिया, आप इन के प्रोविजंस को यहां आप एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन आपको डिटेल डिस्कशन के लिए, डिटेल स्टडी के लिए लेक्चर्स को फॉलो करना होगा, जो आई होप आपने किया होगा, या जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो फिर एक और नए चैप्टर के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे, एक इसी तरह से क्विक रिवीजन के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक आप लोग इन चैप्टर्स का जो हम लोगों ने अपलोड किया है उसको आप देखते रहिए और फिर उसका फ़ायदा भी उठाइए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।